हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान भूगोल से संबंधित अध्ययन करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। पिछले वीडियो में हमने पश्चिमी मरुस्थल के बारे में पढ़ा था। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, एक तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और एक पूर्वी मैदानी प्रदेश। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति देखते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प, या इसका दूसरा नाम है मीसोजोइक एरा। तो कौन से महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई है? तो नाम याद रखना है, मध्यजीवी महाकल्प, या इसको मीसोजोइक एरा भी कहते हैं। कि कौन से काल में हुई है? क्रिटेशियस काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? एक तो मध्यजीवी महाकल्प या मीसोजोइक एरा कौन से काल में? क्रिटेशियस काल में। और उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? गोंडवाना जो लैंड है उसके ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये सब इस उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं इसका विस्तार। तो जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसका क्षेत्रफल जो है वो 6.49%। ठीक है। और कई किताबों में 6.9% भी मिलता है या 7% भी मिलता है। तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। आपके पास भी जो बुक है तो उसमें कंफर्म कर लें। ज़्यादा ये सटीक 6.9% माना जाता है, या लगभग 7% भी बोलते हैं इसको। और इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो जनसंख्या निवास करती है 11%। 10% भी मिल सकता है, और सही कौन सा ज़्यादा है? 11% इसका सही आंसर है। और इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर जो जिले आते हैं वो 4 आते हैं: कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये सब दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। अब दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की विशेषताएं क्या क्या है? पहली विशेषता है हाड़ौती के पठार में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बेसाल्ट चट्टानें, जिसको बाह्य आग्नेय चट्टानें भी कहते हैं, पाई जाती है। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें अवसादी चट्टानें पाई जाती है, इसी प्रकार हाड़ौती के पठार में जो है कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो चट्टानों का नाम याद रखें, बेसाल्ट चट्टानें, जिसको बाह्य आग्नेय चट्टानें भी कहा जाता है। और ये जो चट्टान है इसमें बालू का पत्थर और एल्यूमिनियम के जो है भंडार पाए जाते हैं। बालू का पत्थर ज़्यादा मिलते हैं और एल्यूमिनियम के भंडार पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है हाड़ौती के पठार में काली मृदा, जिसको वर्टिसोल कहा जाता है। जिस प्रकार से उसमें हमने पढ़ा था रेतीली बलुई मृदा, जिसको एंटीसोल कहते हैं। और यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मृदा, जिसको साइंटिफिक जो नाम है वो है वर्टिसोल। तो कौन सी मिट्टी किस में पाई जाती है इसका भी आप ध्यान रखें। राजस्थान में सर्वाधिक जलीय जैव विविधता जो है वो कौन से भौतिक प्रदेश में? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे ज़्यादा जलीय जैव विविधता जो है वहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, पानी भी ज़्यादा है। चौथी विशेषता है राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं, जिसमें जलीय अपर्दन की समस्या सर्वाधिक है। जल का जो है अपर्दन ज़्यादा, जल के द्वारा जो है अपर्दन ज़्यादा होता है, क्योंकि मिट्टी का कटाव हो जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नदियाँ है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जलीय अपर्दन से राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पांचवी विशेषता है हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी। जिस प्रकार से उसमें हमने पढ़ा था लूणी नदी जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी है, तो यहाँ हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी चंबल नदी है। और चंबल नदी का ढाल याद रखें, दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसका ढाल इस प्रकार से है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है। दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल है। अब दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसका वर्गीकरण 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो विंध्य कगार क्षेत्र जो बालू का पत्थर से बना हुआ है, और दूसरा है दक्कन का पठार। 2 प्रकार से इसको बांटा गया है। विंध्यन कगार क्षेत्र में क्या क्या आता है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ आती है, नदी निर्मित मैदान आते हैं, और शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र आते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं अब अगले पेज में पढ़ेंगे अपन। और दक्कन के पठार के 2 भाग है, झालावाड़ का पठार और डंग गंगधर प्रदेश।
तो दक्कन के पठार के दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो झालावाड़ का पठार है और एक दंग गंगदर प्रदेश है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। इसके अंदर अगर दो पहाड़ियाँ आती है, बूंदी की पहाड़ियाँ और मुकंदरा की पहाड़ियाँ। बूंदी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। बूंदी की जो पहाड़ी है उसमें सर्वोच्च जो शिखर है, सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है सत्तूर। और सत्तूर की ऊंचाई कितनी है? 300, चोटी है ये 353 मीटर है। और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो है वो कोटा झालावाड़ के अंदर है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है चांदबाड़ी, जो कहाँ पे है? कोटा में। और इसकी ऊंचाई है 517 मीटर। तो ये ध्यान रखें, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। बूंदी की जो पहाड़ी है उसका सर्वोच्च शिखर कौन है? सत्तूर। और ऊंचाई कितनी? 353 मीटर है। और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती? कोटा और झालावाड़ में। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है चांदबाड़ी, तो ये है कहाँ पे? कोटा में। और इसकी ऊंचाई कितनी? 517 मीटर है। अब बूंदी के अंदर कुछ दर्रे हैं, बूंदी दर्रा, रामगढ़ खटगढ़ दर्रा और जेतवास दर्रा और लाखेरी दर्रा। ये विशेष रूप से नाम याद रखें, इससे प्रश्न पूछे गए। जेतवास दर्रा कहाँ पे है? बूंदी में। और लाखेरी दर्रा कहाँ पे है? ये भी बूंदी के अंदर है। तीसरा पॉइंट है कुंडला की पहाड़ियाँ। कुंडला की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो कोटा में, याद रखें आप। फिर है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ है वो बूंदी से लेकर बारा के मध्य स्थित है। बूंदी से कहाँ है? बारा के मध्य स्थित है। रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ है उसको बूंदी में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। रामगढ़ की पहाड़ियों को बूंदी में एक विशेष नाम है, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इनका निर्माण जो है खगोलीय घटना या उल्कापात से हुई। उल्कापात गिरा था इसलिए उसका निर्माण, इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ। इस कारण इसे राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल भी घोषित किया गया है। तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? बूंदी से लेकर बारा के मध्य है। और बूंदी में इसको घोड़े के नाल की आकृति कहा जाता है। निर्माण कैसे हुआ? खगोलीय घटना से या उल्कापात से हुआ है, और इसलिए इसको राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें थी हमारे अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ जो थी ना उसका। फिर है नदी निर्मित मैदान। ये सब हम पढ़ रहे हैं किसके? अभी हमने बताया था विंध्य कगार क्षेत्र में आता है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं हम नदी निर्मित और फिर शाहबाद उच्च भूमि। नदी निर्मित मैदान कौन से? जो नदियों के द्वारा निर्मित है। कोटा और बूंदी में चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान। कोटा में और बूंदी में चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान निर्मित है उसको नदी निर्मित मैदान कहते हैं। नेक्स्ट है शाहबाद उच्च भूमि। शाहबाद जो है पूर्वी बारा में निर्मित 450 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कांबा जो बारा में है 456 मीटर है। तो शाहबाद कहाँ पे है? पूर्वी बारा में है, ठीक है। और ये 450 मीटर ऊंच भूमि का क्षेत्र है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कांबा है। कांबा कहाँ पे है? बारा में। और इसकी ऊंचाई जो है 456 मीटर है। नेक्स्ट है झालावाड़ का पठार। झालावाड़ में स्थित पठारी क्षेत्र है जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। झालावाड़ का पठार है कहाँ पे? झालावाड़ में। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है। और ये किसका भाग है? तो ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, मालवा के पठार का भाग है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है डग गंगदर प्रदेश। दक्षिण पश्चिम झालावाड़ में स्थित 350 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र। तो डग गंगदर किसका भाग है? ये झालावाड़ का भाग है। झालावाड़ की कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिमी दिशा का ये भाग है। और ये 350 मीटर उच्च भूमि क्षेत्र है। तो डग गंगदर प्रदेश किसका भाग है? झालावाड़ का भाग है। नेक्स्ट, एक बार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, महान सीमा भ्रंश क्या है? तो ये राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग से गुजरता है। कहाँ से? दक्षिण पूर्वी भाग से, जिसे चित्तौड़गढ़ के बेंगू, उत्तरी कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में स्पष्ट देखा जा सकता है। किन किन जिलों से गुजर रहा है? देखो, चित्तौड़गढ़, फिर जाएगा ये कोटा से सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से धौलपुर में देखा जा सकता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई वो भी ध्यान रखें। करौली में गुलाबी बलुआ पत्थर पाया जाता है। और कोटा में जो है त्रिकोण जलोढ़ मैदान बनता है। त्रिकोण का मतलब 3 जो चीज़ें होती है ना उसका मैदान बनता है। किस किस का? चंबल का, काली सिंध का और पार्वती। 3 नदियों का जो मैदान का जो भाग है उसको त्रिकोण जलोढ़ मैदान कहते हैं। नदियाँ कौन कौन सी? नाम याद रखें। और कहाँ बन रहा है? कोटा के अंदर, चंबल, काली सिंध और पार्वती। तो ये था हमारा पूरा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब हम नेक्स्ट भौतिक प्रदेश शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और पूर्वी मैदानी क्षेत्र को राजस्थान का अन्नागार भी कहते हैं। जिला पूछ ले तो गंगानगर है।
और चारों भौतिक प्रदेश में पूछ ले राजस्थान का अन्नागार कौन है, तो वो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। सबसे पहले उत्पत्ति देखते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति नूतन महाकल्प या चतुर्थ महाकल्प या इसका नाम है नियोजोइक एरा के प्लीस्टोसिन काल में गंगा यमुना द्वारा लाई गई मृदा के जमाव से हुआ है। ये चीज़ हमने पश्चिमी मरुस्थली में भी पढ़ी थी। तो मरुस्थल की जो उत्पत्ति है ना, वो भी इसी प्रकार से महाकल्प, उसमें भी नूतन है या चतुर्थ महाकल्प है, और इसको नियोजोइक एरा कहते हैं। और उसका भी निर्माण जो है प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। वो 33 सागर का अवशेष है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, और जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है ये गंगा यमुना द्वारा लाई गई मिट्टियों के जमाव से हुआ है। फिर नेक्स्ट इसका विस्तार देखते हैं। ये जो है राजस्थान के 23.6 क्षेत्रफल पर है। कई जगह आपको 23.3% में भी मिलेगा इसका आंसर। और इसमें जनसंख्या जो है 39% या 40% भी मिलती है। और जिले कितने आते हैं इसके अंतर्गत? 10 आते हैं। 39 जो है ज़्यादा करेक्ट है, इसमें 39 इसमें सही है। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता क्या क्या है वो देखते हैं। पहली विशेषता, पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ है और सर्वाधिक कृषि संभावना व सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, कृषि सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि नदियों द्वारा जो मैदान बनता है उसमें पानी की मात्रा बराबर होती है उसमें। और जन घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक। और न्यूनतम जन घनत्व किस में होता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। नेक्स्ट विशेषता है यहाँ पे जलोढ़ मृदा का विस्तार है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। थर्ड विशेषता है पूर्वी मैदानी प्रदेश खनिजों की दृष्टि से निधन प्रदेश है। यहाँ पे खनिज बहुत कम मात्रा में, मतलब न के बराबर खनिज पाए जाते हैं। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण किया गया, एक तो चंबल बेसिन, दूसरा बनास गंगा बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। अब चंबल बेसिन कहाँ है? धौलपुर में, करौली में और सवाई माधोपुर में। जिलों के नाम याद रखें। फिर है बनास और बाणगंगा के अंतर्गत अपन पीठ बांट का मैदान पढ़ेंगे, खैराड़ा प्रदेश पढ़ेंगे, रोही का मैदान पढ़ेंगे और मालपुरा करौली का मैदान। ये सब बनास बाणगंगा बेसिन के अंतर्गत आते हैं। माई बेसिन के अंतर्गत छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान और वागड़ प्रदेश आते हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं माई बेसिन। तो माई नदी जो है राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। इस प्रकार से ये माही नदी है। अब माही नदी के अंतर्गत देखो क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे बांसवाड़ा दिख रहा है आपको, ये प्रतापगढ़ है। तो बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ के बीच में जो छप्पन का मैदान पाया जाता है, 56 जो नदी नाले हैं ना उनका मैदान बना हुआ, उसको छप्पन का मैदान कहते हैं। और माही नदी के किनारे जो ये प्रतापगढ़ का जो भाग है उसको कांठल का मैदान कहते हैं। तो कांठल का मैदान कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। और डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा के बीच में जो प्रदेश है उसको वागड़ प्रदेश कहा जाता है। बांसवाड़ा का एक नाम मिलता है, उसको 100 टापुओं का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है। 56 नदी नालों या गांवों का समूह होता है। और कांठल का मैदान कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंदर है। कांठल का मैदान प्रतापगढ़ के अंदर है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में जो प्रदेश है उसको वागड़ प्रदेश कहा जाता है। अब इसको डिटेल में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले एक नाम आता है मेवल या देवलिया। मेवल या देवलिया क्या होता है? ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है उसको मेवल या देवलिया कहते हैं। नाम याद रखें, मेवल या देवलिया। किसके बीच में है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में है। नेक्स्ट, छप्पन का मैदान क्या है? माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित 56 गांवों या नदी नालों का समूह जो है छप्पन का मैदान कहलाता है। तो छप्पन का मैदान किसके बीच में है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। कौन सी नदी है? माही नदी है क्या? 56 गांवों का या नदी नालों का समूह है। नेक्स्ट है कांठल का मैदान। ये प्रतापगढ़ के अंदर है। प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान। तो कांठल से नाम याद रखें, प्रतापगढ़ जिले में है और ये माही नदी का क्या? तटवर्ती मैदान है। नेक्स्ट पॉइंट है वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य स्थित माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है। तो वागड़ प्रदेश ध्यान रखना, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। और ये माही नदी से थोड़ा सा क्या अलग बना हुआ, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में। एग्जाम में कई बार ये शब्द में मिलता है मुढोल। मुढोल क्या होता है? ये मेवल जो प्रदेश है ना उसका सीमावर्ती क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? मुढोल कहा जाता है। मेवल का सीमावर्ती क्षेत्र।
नेक्स्ट अपन देख लेते हैं बनास बाणगंगा बेसिन। तो अभी हमने जो है इसको पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने माई बेसिन के अंतर्गत छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान और भांगड़। अभी हम पढ़ेंगे बनास बाणगंगा बेसिन। यहाँ से भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये यहाँ से यमुना नदी निकल रही है और यहाँ से चंबल नदी आ रही है दक्षिण से, और यहाँ से ये नदी निकल रही है बनास नदी, और इधर से ये नदी निकल रही है बाणगंगा नदी। तो इन नदियों के द्वारा जो मैदान बने गए हैं ना, वो आपके इसके अंतर्गत कौन कौन से मैदान है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखो रोही का मैदान। चित्र में आपको इस प्रकार से आप डायग्राम बना के भी समझ सकते हो। रोही का मैदान वो जयपुर और भरतपुर के बीच में है, और ये किस नदियों द्वारा निर्मित है? बाणगंगा नदी और यमुना नदी के द्वारा निर्मित है। और बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? बैरहाट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। तो याद रखें रोही का मैदान किसके बीच में? जयपुर और भरतपुर के बीच में। नदियाँ कौन सी? बाणगंगा और यमुना। और बाणगंगा नदी निकलती कहाँ से? बैरहाट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। ये था रोही का मैदान। नेक्स्ट अपन देखते हैं मालपुरा करौली का मैदान। तो ये मालपुरा टोंक और करौली के बीच का मैदानी भाग है, और ये कौन कौन सी नदियाँ निर्मित करती है? तो बनास नदी और बाणगंगा नदी द्वारा ये निर्मित है। तो ये भी ध्यान रखें, मालपुरा करौली का मैदान जो मालपुरा टोंक और करौली के बीच में है, और कौन सी नदियाँ निर्मित कर रही? बाणगंगा और बनास नदियों के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट अपना जो मैदान है वो है पीडमांड का मैदान। पीडमांड का मैदान जो है देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के बीच में है। देवगढ़ से लेकर राजगढ़ के मध्य ये देवगढ़ राजसमंद और भीलवाड़ा के मध्य ये है। और ये कौन सी नदी द्वारा निर्मित है? बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पीडमांड का मैदान किन दो जिलों के बीच में है? तो देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के बीच में। नदी कौन सी बना रही है? बनास नदी। और बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। लास्ट है खैराड़ प्रदेश। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, खैराड़ से आप क्या समझते हो? तो ये जहाजपुर जो भीलवाड़ा में है और टोंक के मध्य जो प्रदेश है उसको खैराड़ प्रदेश कहा जाता है। और ये कौन सी नदी द्वारा निर्मित है? तो ये भी बनास नदी के द्वारा निर्मित है। तो ये चार मैदान याद रखें, रोही का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, पीडमांड का मैदान और खैराड़ प्रदेश। अब वापस इसको डिटेल में देख लेते हैं। रोही का मैदान, ये इसको रोही दुहाब क्षेत्र भी कहते हैं। दुहाब का मतलब दो नदियों के द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है उसको दुहाब कहा जाता है। और रोही का मैदान कौन कौन सी नदियाँ बनाती है? बाणगंगा और यमुना। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जयपुर से लेकर भरतपुर के बीच में विस्तृत है। सेकंड है मालपुरा करौली का मैदान। तो ये मालपुरा टोंक से लेकर करौली के मध्य स्थित है, और ये कौन सी नदियाँ बनाती है? बनास और बाणगंगा। थर्ड है खैराड़ प्रदेश। खैराड़ प्रदेश को माल खैराड़ भी कहा जाता है, और ये जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है। नेक्स्ट है पीडमांड का मैदान। ये देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य स्थित है, ये भी बनास नदी द्वारा निर्मित है, और ये अरावली से क्या है? पृथक है। ये पॉइंट यहाँ सही नहीं है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। इसमें देखो सिर्फ बनास नदी द्वारा निर्मित कौन कौन से है? ये दो है, खैराड़ प्रदेश और पीडमांड। मालपुरा करौली का जो है वो बनास और बाणगंगा द्वारा है। रोही का मैदान जो है वो बाणगंगा और यमुना नदी के द्वारा निर्मित है। तो ये आप ध्यान रखें इसको। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। चंबल बेसिन। तो चंबल के अंदर बहुत सारी जो ये वितरिकाएँ बनती है, इसको चंबल नदी के कारण जो है अवनालिका अपरदन होता है। जो उच्च क्षेत्र होता है उसको डांग कहते हैं, और जो निम्न क्षेत्र होता है उसको खादर कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्कात स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी ज़्यादा फेमस है या प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा उत्कात जो है वो चंबल नदी के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बीहड़। बीहड़ के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो चंबल नदी। चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन का मतलब पानी के द्वारा बड़े बड़े खड्डे बढ़ जाते हैं उसके अंदर। तो अवनालिका अपरदन से निर्मित उत्कात स्थलाकृति जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं उसको बीहड़ कहा जाता है। इस प्रकार से आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये क्या है? बीहड़ है। तो बीहड़ों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? वो है चंबल नदी। ठीक है, इसमें नाम याद रखें, एक तो अवनालिका अपरदन और एक उत्कात स्थलाकृति।
अब बीहड़ से संबंधित कुछ प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ जो है कौन से जिले में? धौलपुर में। और जबकि बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। देखो बीड़ सबसे ज़्यादा बीड़ है कहाँ पे? तो धौलपुर में है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे है? तो वो है सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है, करौली को बीहड़ों की रानी कहा जाता है। बीहड़ की रानी किसको कहते हैं? करौली को याद रखें। इसके अलावा बीहड़ में जो उच्च भूमि क्षेत्र होता है उसको तो डांग कहते हैं, और निम्न भूमि क्षेत्र को खादर कहते हैं। जो ऊंचे ऊंचे भाग होते हैं ना, इस प्रकार से ये, उसको तो डांग कहते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, डांग प्रदेश क्या होता है? तो डांग प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले विशेष रूप से आते हैं। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में स्थित बीहड़ युक्त क्षेत्र जहाँ डाकू निवास करते हैं उसको डांग क्षेत्र कहा जाता है। डांग और एक डग गंगदर हमने पढ़ा था, दोनों चीज़ें अलग है, ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये तो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है, दक्षिण पूर्वी पठारी जो भाग है ना प्रदेश, उसका ये भाग है। और ये डांग प्रदेश है, ये मुख्य रूप से सवाई माधोपुर में, करौली में और धौलपुर में स्थित है। अब कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। 10 सहस्त्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो इसका प्रश्न का उत्तर है मेवाड़। नेहड़ बाग कौन से जिले में स्थित है? तो ये जालौर में स्थित है। नेहड़ या रेल या रेला पहले पढ़ा था हमने। ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र कहाँ स्थित है? ताल छापर और परिहारा जो है ये शेखावटी प्रदेश में आते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। इनमें से कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? इसका आंसर है, इन चारों जिलों में सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन है? वो है बाड़मेर। तो ये हमने 2 भौतिक प्रदेश अभी कर लिए। अभी एक भौतिक प्रदेश और रहा है जो है अरावली। ये भी थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो इस प्रकार से आप इसके नोट्स बना सकते हो। ये नोट्स जो है आपको बार बार, कम से कम जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता 9 से 10 बार पढ़ना है। जब मैंने ये तैयारी की तो मैंने इस नोट्स को लगभग 15 बार पढ़ा, मुझे एक एक लाइन इसकी याद थी। और अगर आपने पहले से तैयारी की हुई तो आप इस नोट से जो भी नई चीज़ें मिल रही है उसको आप ऐड करते रहें। रिवीजन बहुत ज़रूरी, रिवीजन से ही सफलता मिलती है। हमने तैयारी के दौरान लगभग 12-12 घंटे पढ़ाई की थी, तभी जाके सिलेक्शन हुआ है। तो सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपको इस वीडियो से कुछ भी अगर फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों या रिलेटिव के साथ में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।